एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डंजन मिशन खत्म करने के बाद जिन्हा सुंगजिन को कहती है कि तुम तो पूरी तरह से बदल चुके हो सुंगजिन, और मुझे देखो, आज भी वही डरपोक लड़की हूँ जो पहले थी। लगता है मैं हंटर बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने कितने बार अपने इस डर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गई। मुझे ए, बी या फिर एटलीस्ट सी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक डंजन चुना, जहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई, और हर बार मैं तुम्हारी चोट को हील करती थी। शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था जब तुम्हें बार बार चोट लगती थी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। जीने की चाहत और जुनून ने ही तुम्हें आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये लो सुंगजिन, तुम इसे वापस रख सकते हो। मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं वापस अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगी। होपफुली हमारी फिर से मुलाकात होगी। ये सुनकर सुंगजिन कहता है कि जब ऐसा होगा तो हम दोनों साथ में कहीं घूमने चलेंगे। इसके बाद जिन्हा वहाँ से चली जाती है और सुंगजिन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन की बातों को याद करने लगता है। डंजन मिशन के ओवर होने के बाद जिनचुल सुंगजिन को कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर कांग ताइशिक को हरा सकता है। तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा संभल कर रहो। डोंगसुक की मौत वाले इंसिडेंट के बाद उसके छोटे भाई डोंगसू की नजर जिनहो और तुम पर है, क्योंकि उस डंजन से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा लौट कर आए थे। डोंगसू एक एस रैंक हंटर है, वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा, और हमारे देश का कानून इतना ताकतवर नहीं है कि एक एस रैंक हंटर से निपट सके। इसका मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे डीमंस भी डरते हैं अब तुम्हारे खून का प्यासा है। अगर हो सके तो अपने परिवार को लेकर इस शहर से बाहर निकल जाओ। ये सब याद कर सुंगजिन मन में कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है सी रैंक डंजन साइट में, जहां जिनहो सुंगजिन को उसकी नई टीम से मिलवाता है, जिसे देखकर सुंगजिन उसे कहता है कि भाई तुमने ये कैसी टीम बनाई है, इसमें तो लंगड़े और पियक्कड़ भरे पड़े हैं। टेंशन मत लो बॉस, मैंने उन लोगों को सिलेक्ट किया है जो हंटर्स बनने के लिए क्वालिफाइड तो है, लेकिन किसी कारण की वजह से काम नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर है। वैसे भी हमें तो बस 8 लोग चाहिए सी रैंक डंजन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी टीम में एक बच्ची क्यों है? ये बच्ची असल में जिन्हा की बेस्ट फ्रेंड सोनी है, जो सुंगजिन की बात सुनकर उसे कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक क्वालिफाइड ई रैंक हंटर हूँ। लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो, डंजन में जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? खैर छोड़ो, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। जिनहो और मैं अकेले ही डंजन्स के अंदर जाएंगे और तुम सब बाहर रहकर हमारे आने का इंतजार करोगे। ये सुनकर एक हंटर कहता है कि क्या ये सच है कि आप हमें बाहर वेट करने के लिए 3 मिलियन दोगे? जवाब में जिनहो कहता है कि हाँ ये सच है, हर डंजन रेड के 3 मिलियन मिलेंगे, और तुम्हारा काम सिर्फ बाहर रुककर हमारा इंतजार करना है। तुम्हें ऐसी डील और कहीं नहीं मिलेगी, बस आराम करो और 3 मिलियन घर ले जाओ। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुमने इस डील के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें 30 मिलियन रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुंगजिन ने कांग ताइशिक को मारकर एक स्टेल्थ स्टोन को हासिल किया था, जिसे तोड़कर वो एक नई स्किल को एक्वायर कर लेता है। जिन्हो भी अपने भारी भरकम इटालियन आर्मर सूट को पहनकर डंजन रेड के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सूट इतना भारी है कि सुंगजिन उसे एक उंगली से धक्का देकर गिरा देता है, और बेचारा जिन्हो उठ भी नहीं पाता। कुछ देर बाद वो दोनों फाइनली डंजन के अंदर चले जाते हैं, और ये सब देखकर एक हंटर कहता है कि एक डी और एक ई रैंक हंटर अकेले ही सी रैंक डंजन में चले गए। लगता है वो दोनों पागल हो चुके हैं। एक टीम को सी रैंक डंजन क्लियर करने में एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जिन्हो और सुंगजिन 1.5 आवर में ही वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर वो पियक्कड़ हंटर कहता है कि लगता है वो दोनों भाग कर आ गए। किस्मत अच्छी है कि वो दोनों सही सलामत हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डंजन का गेट बंद होने लगता है, यानी कि उन दोनों ने डंजन के बॉस को अकेले ही हरा दिया। ये सब देखकर हंटर्स के तो होश ही उड़ जाते हैं, और जिन्हो उन्हें कहता है कि सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग अगले डंजन में जा रहे हैं। आज हमें 3 डंजन्स को क्लियर करना है। और इसी के साथ सुंगजिन और जिन्हो अगले डंजन को भी क्लियर करने लगते हैं। एक तरफ जिन्हो माना क्रिस्टल्स हासिल करने का काम करता है, तो दूसरी तरफ सुंगजिन मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने का। गॉब्लिन के बॉस को मारने के बाद सुंगजिन स्नेक को मारता है, और फिर स्कॉर्पियंस को। दिन के आखिरी सी रैंक डंजन में सुंगजिन अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने आप को कुछ देर के लिए गायब कर सकता है। सुंगजिन की नई एबिलिटी देखकर जिन्हो मन में कहता है कि इनके पास ये स्किल कब आई।
लगता है बॉस पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से सुंगजिन की डैश एबिलिटी भी लेवल 2 पर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंगजिन को मिलती है 2 नई स्किल्स, एडवांस डैगर विल्डिंग एंड फेटल स्ट्राइक्स। लेकिन इनको लगातार इस्तेमाल करने के लिए सुंगजिन के पास इतनी मैजिकल पावर्स नहीं है, यानी कि अब उसे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इतनी सारी स्किल्स हासिल करने के बाद सुंगजिन मन में कहता है कि क्या मुझे अब डीमन कासल में जाना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से मैं अभी ए और बी रैंक के बीच में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन तभी सुंगजिन को एक नया नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, आप एक जॉब चेंज क्वेस्ट को ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन हमारी तरह सुंगजिन को भी कुछ समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एक एम्प्लॉय गिल्ड मैनेजर आंग को सी रैंक डंजन्स के पेपर दिखाते हुए कहता है कि सर, एक टीम सी रैंक डंजन्स के राइट को 150 मिलियंस में खरीद रही है। टीम का लीडर यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा जिन्हो है। ये देखकर आंग कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो यूजिन कंस्ट्रक्शन कंगाल हो जाएगी। ये अमीरों के तो अजीब ही शौक रहते हैं। एक मिनट, सुंग जिनवू ई रैंक हंटर, मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। अरे हाँ, ये तो वही डबल डंजन को सरवाइव करने वाला ई रैंक हंटर है। इस लड़के की पक्का रीअवेकनिंग हुई है। सुंगजिन अभी तक 3 खतरनाक हादसे को सरवाइव कर चुका है, डबल डंजन, डोंगसुक वाला इंसिडेंट और तीसरा कांग ताइशिक का मर्डर केस। तीनों मामलों में बहुत लोगों की जानें गई थी, लेकिन सुंगजिन हर बार जिंदा लौट कर आया। यही सही मौका है उसे अपनी टीम में शामिल करने का। लेकिन जब वो दोनों डंजन साइट में पहुंचते हैं तो पियक्कड़ और लंगड़ों को देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग मिशन के लिए आए हैं या फिर पिकनिक मनाने। आंग और किचुल को देखकर सोनी उन्हें कहती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता है ना कि हंटर्स के अलावा यहाँ पर किसी का भी आना मना है। हमें माफ कर देना, हंटर्स को देखकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। वो डंजन गेट है ना, क्या एक बच्ची का यहाँ रहना सेफ है? मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी इस टीम की एक हंटर हूँ। वो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और आंग मन में कहता है कि इसका मतलब सुंगजिन इन्हें बाहर छोड़कर अकेले ही डंजन क्लियर करने चला गया। अगर मेरा अनुमान सही है तो सुंगजिन हमारी टीम का गेम चेंजर हो सकता है। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुंगजिन और जिनहो डंजन क्लियर कर कर बाहर आते हैं और सुंगजिन जिनहो को कहता है कि कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूँ? लेकिन कल भी मैंने कुछ सी रैंक डंजन्स को बुक कर कर रखा है, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, फालतू में तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे। एक काम करो, 2 दिन के लिए उन डंजन रेड्स को होल्ड पर रखो। हाँ, ये सही रहेगा। चलो दोस्तों, अगले लोकेशन पर भी पहुंचना है। पास में ही आंग और कीचुल उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोई को जेजू आइलैंड से रिलेटेड एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जहां हमें एक घायल लड़की दिखाई जाती है और तभी चोई की आंखें खुल जाती है और वो मन में कहता है कि वापिस वही डरावना सपना, समय आ चुका है जेजू आइलैंड पर हमला करने का। सीन शिफ्ट होता है सुंगजिन पर, जो आज के आखिरी डंजन रेड को कंप्लीट करने के बाद घर जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात आंग और कीचुल से होती है, जो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। कॉफी शॉप में बैठकर आंग सुंगजिन को कहता है कि आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड दुनिया की सबसे बेस्ट हंटर टीम है, लेकिन हम लोग हर दिन टैलेंटेड हंटर्स की तलाश में रहते हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सुंगजिन, अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना पैसा दे रही है, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कुछ स्पेशल कंडीशंस है तो मैं वो भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आंग को ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि सुंगजिन जैसा ई रैंक हंटर उसके इतने अच्छे ऑफर्स को कभी नहीं ठुकराएगा। एक बात बताओ, व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है? यही कुछ 5000 करोड़। क्यों, क्या हुआ? तो क्या यह तुम्हारा ऑफर है? मैं कुछ समझा नहीं। यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 3000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग ऑफर कर रही है। ये सुनकर आंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुमने कहा तुम मुझे उसका डबल देने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगा 5000 करोड़ तुम्हारा ऑफर होगा। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी है, चाहे तो कंफर्म कर लो। मुझे माफ करना, लेकिन इतना बड़ा ऑफर देने के लिए मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मैं चलता हूँ। धत तेरी की, ये डील करने से पहले मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन के ऑफर के बारे में पता करना चाहिए था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुमने मेरी जासूसी तो नहीं की ना?
लेकिन जैसे ही आंग उसकी तरफ मुड़ता है, सुंगजिन अचानक से गायब हो जाता है और तभी आंग के चेहरे पर एक छोटी सी खरोच आ जाती है। ये देखकर आंग समझ जाता है कि सुंगजिन के पास भी कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटी है। आंग डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं बिना बताए तुमसे मिलने आ गया। डंजन मार्केट फुल होने के वजह से हम अपने न्यू हंटर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे और गिल्ड की पॉलिसी के अनुसार बिना ट्रेनिंग के हम उन्हें डंजन रेड्स में नहीं भेज सकते। मैं तो बस इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कौन है जो इतने सारे सी रैंक डंजन्स खरीद रहा है। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सबऑर्डिनेट किचुल। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर आएगा। वैसे तो मैं अपने सुपीरियर्स को इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट देने वाला था, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं और किचुल अपना मुंह बंद रखेंगे और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। लगता है सी रैंक डंजन बुक करने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे माफ कर देना। हमें कुछ और दिनों के लिए ये सब करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक डील करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें 3 सी रैंक डंजन्स देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने ये ऑफर ठुकराया तो अपने टीम के लिए सी रैंक डंजन्स खो बैठोगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कितने में दोगे? एक डंजन के लिए 300 मिलियन। 300 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन के माना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन्स मिलेंगे। एटलीस्ट 200 मिलियन तो करो। ठीक है, 600 मिलियन और 3 सी रैंक डंजन्स तुम्हारे। आज रात तक इस अकाउंट में पैसे भेज देना। और हाँ, आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुंह खोलते ही सुंगजिन उसे एक हीलिंग पोशन पिलाता है, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है और सुंगजिन वहां से चला जाता है। ये देखकर आंग कीचुल को कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये बंदा मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा तगड़ा इंसान है। अगले दिन जिनहो सुंगजिन को फोन पर बताता है कि बॉस, जैसे आपने कहा था किसी ने मेरे अकाउंट में 600 मिलियन डाल दिए हैं, लेकिन आपने ये सब कैसे किया? हम तो इन डंजन्स को कैंसिल करने वाले थे। ये एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ आंग को पता चलता है कि उनकी जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक डंजन्स अवेलेबल थे, जो सिर्फ 70 मिलियन में सेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 600 मिलियन के 3 सी रैंक डंजन्स खरीद लिए थे। यानी कि सुंगजिन ने उसे चूना लगा डाला और तभी उसे सुंगजिन का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं सुंगजिन हूँ, इसी के साथ चीजें बराबर हुई। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। लेकिन आंग इस बात से खुश था कि अब उसके पास एटलीस्ट सुंगजिन का नंबर है, यानी कि उन दोनों की फ्यूचर में डील हो सकती है। दूसरी तरफ सुंगजिन जॉब चेंज वाले क्वेस्ट के लिए निकल जाता है। लोगों को खतरे से दूर रखने के लिए और जॉब क्वेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सुंगजिन शहर से कोसों दूर एक जंगल में आ जाता है, क्योंकि किसको पता अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुंगजिन को जॉब चेंजिंग क्वेस्ट का नोटिफिकेशन लास्ट रेड में आया था, जब उसका लेवल 40 पहुंच चुका था। अब तक सुंगजिन को जो भी क्वेस्ट मिले थे वो या तो लिमिटेड टाइम के लिए थे या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में, लेकिन जॉब चेंजिंग क्वेस्ट उसे ऑप्शन और समय दोनों दे रहा था, यानी कि ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी हो, लेकिन सुंगजिन को इतना पता था कि ये मिशन उसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा डंजन खुल जाता है और तभी सुंगजिन को याद आता है कि शिट, उसने अपना डेली क्वेस्ट तो पूरा किया ही नहीं। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वापस आने के बाद वो उसे पूरा कर लेगा और इसी के साथ वो डंजन के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिनहो के घर पर, जहां वो अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। और तभी रूम के अंदर एंट्री होती है जिनहो के बड़े भाई जिनसुक की। दूसरी तरफ डंजन के अंदर सुंगजिन को अभी तक एक भी दुश्मन नजर नहीं आया, जो अपने आप में ही थोड़ी चौंकाने वाली बात थी। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका इस डंजन में स्वागत है। इस जगह में आप किसी भी तरह के पोशन या स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और चोट लगने पर फुल रिकवरी का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अब सुंगजिन को और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। सुंगजिन को दूर से किसी की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद वो इन्वेंट्री से अपना डैगर निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक लो लेवल नाइट। सुंगजिन उस पर डैगर से हमला करता है, लेकिन नाइट को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती। सुंगजिन फेटल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर वापस हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुंगजिन समझ जाता है कि इसका आर्मर कसाना के शरीर जैसा है, यानी कि इसे हराने के लिए सुंगजिन को अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। नाइट को हराने के बाद सुंगजिन थोड़ा निराश था, क्योंकि उसने अपनी फेटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी को फालतू में वेस्ट कर दिया। लेकिन अब उसके पास इन सब का समय नहीं है,
क्योंकि दुश्मन उसका इंतजार नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर, जो इतना परेशान है कि ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसके पापा जिनसुक से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना कि कुछ एस रैंक हंटर्स ने तुम्हारे ऑफर को ठुकरा दिया। ये सच है कि ब्यूंगू और चाहिन ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यूरोपियन और मिडिल ईस्ट हंटर से बात कर रहा हूँ। होपफुली वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनसुंग जिन्हो के सी रैंक डंजन्स को खरीदने के बारे में जानता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर जिन्हो ये सब गिल्ड मास्टर बनने के लिए कर रहा है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर जिन्हो मन में सोचने लगता है कि काश इन दोनों को सुंगजिन की ताकत के बारे में पता होता। दूसरी तरफ सुंगजिन सभी नाइट्स को हरा देता है, लेकिन इन सब के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका था और आराम करना चाहता था। लेकिन तभी एक निंजा स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर सुंगजिन को मारने की कोशिश करता है। उसकी मुश्किल और बढ़ाने के लिए वहां पर लाइट मैजिक का इस्तेमाल करने वाला विजर्ड भी पहुंच जाता है। कसाका जैसा आर्मर, कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटी और क्यूवान जैसा लाइट मैजिक, इन मॉन्स्टर्स को देखकर सुंगजिन को ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पुराने दुश्मनों से वापस लड़ रहा हो। ये क्वेस्ट तो उसकी सोच से बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। हर एक मॉन्स्टर की अलग अलग कमजोरियां हैं। नाइट्स को हराने के लिए ताकत चाहिए, निंजा को ढूंढने के लिए परसेप्शन और आर्चर्स को हराने के लिए तेजी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है वो विजर्ड, क्योंकि उसे हराने के लिए सुंगजिन को इंटेलेक्ट या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो मैजिकल पावर्स की जरूरत है, जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुंगजिन को अपनी स्किल्स बचाकर रखनी है, लेकिन अब उसकी थकान बढ़ने लगी थी। उसे जितना जल्दी हो सके इन्हें हराना होगा। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एस रैंक हंटर चोई बाकियों के साथ मिलकर जेजू आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। चोई हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को कॉल कर इस मिशन के अप्रूवल के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। जेजू आइलैंड पर यह उनकी तीसरी लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस बार उनका मिशन जेजू आइलैंड पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि खतरों का अनुमान लगाना है। एस रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड पर हमला कर देखना चाहते हैं कि दुश्मन किस हद तक काउंटर अटैक करेंगे। बहुत से लोग इस मिशन के लिए चेयरमैन और हंटर्स को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन ये इन सब के लिए तैयार है, क्योंकि चोई के लिए जेजू आइलैंड की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। दूसरी तरफ सुंगजिन फाइनली उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिसके बाद उसे आर्मर्स और 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। सुंगजिन ने आज से पहले इन गैस को कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। इन आर्मर्स की खासियत ये थी कि ये नजर नहीं आते और तो और इनको पहनकर हिलने डुलने में तकलीफ भी नहीं होती। सुंगजिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, यानी कि अब वो अगले स्टेज की तरफ बढ़ सकता है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जिसके पीछे क्या है उसका इसे कोई अंदाजा नहीं है। दरवाजा खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। कमरे के अंदर उसे एक खाली सिंहासन नजर आता है और साइड से चलकर आता है एक लाल आर्मर पहना हुआ बीस्ट, जो इस सिंहासन की रक्षा कर रहा है। इस नाइट का नाम है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। उसका ऑरा देखकर सुंगजिन को डबल डंजन वाले स्टैचू की याद आ जाती है। ऊपर से इग्रिस का नाम भी रेड से लिखा था, यानी कि ये सुंगजिन का अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन है। सुंगजिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस पलक झपकाते ही सुंगजिन के पास आकर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। सुंगजिन एक बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार इग्रिस उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही सुंगजिन उठता है, इग्रिस की स्वॉर्ड ऑलरेडी उसके मुंह के पास होती है। सुंगजिन को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। काउंटर अटैक में सुंगजिन डैगर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रिस के आर्मर के सामने कुछ काम नहीं करता। वो सुंगजिन को लात मारकर दूर फेंक देता है। अगर सुंगजिन को ये लड़ाई जीतनी है तो उसे डैगर के बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। ये देखकर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड गिरा देता है और एक मर्द की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस सुंगजिन का कॉलर पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और फिर उसे पंचिंग बैग बनाकर धोने लगता है। ये तो अच्छा है कि सुंगजिन ने आर्मर पहना था, वरना तो इग्रिस उसके हाथों का कचुम्बर बना देता। सुंगजिन मन में सोचता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को अपनी ताकत से नहीं हरा सकता तो अपनी स्पीड से हराएगा। डैश एबिलिटी को एक्टिवेट कर सुंगजिन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रिस उसके सभी हमलों को रोक लेता है। बहुत कोशिशों के बाद सुंगजिन फाइनली उसे एक लात मारता है, लेकिन ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इग्रिस उसे हवा में ही लेफ्ट राइट धोने लगता है, हाथ पकड़कर हवा में उछालने लगता है और तो और दीवार से उसका मुंह रगड़कर सिंहासन के ऊपर फेंक देता है। कहना पड़ेगा इग्रिस ने सुंगजिन को उसकी नानी याद दिला दी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुंगजिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इग्रिस की तलवार को फेंककर सुंगजिन अपने डैगर से उसकी एक आंख फोड़ देता है। इसके बाद वो इग्रिस को घसीटते हुए दीवार पर मारता है
और अपने डैगर को वापस बुलाकर अपनी पूरी ताकत से उसके गले पर एक फिनिशिंग ब्लो देता है और इग्रिस फाइनली मर जाता है। सुंगजिन ने ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को हरा तो दिया था, लेकिन उसकी जीत किस्मत के सहारे थी। ताकत और एक्सपीरियंस के मामले में इग्रिस सुंगजिन से बहुत ऊपर था। इग्रिस को हराते ही सुंगजिन को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 15 लाख गोल्ड कॉइन्स, इग्रिस का हेलमेट, रूलर्स हैंड नाम का रून स्टोन और एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। इग्रिस का हेलमेट पहनते ही उसकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी 20% बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ उस पर होने वाले फिजिकल डैमेज 15% कम हो जाते हैं। लेकिन सुंगजिन को यह बात समझ नहीं आई कि अब इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन देने का क्या फायदा, क्योंकि उसने तो इग्रिस को हरा दिया। इसका मतलब जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और तभी उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अब शुरू होता है। एडवांसमेंट पॉइंट को कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव करने की कोशिश करो, जिसके बाद आप एक हायर क्लास के लिए असाइन हो सकते हो। टाइमर के शुरू होते ही पोर्टल्स में से बहुत सारे नाइट्स निकलने लगते हैं। सुंगजिन उन्हें मारता रहता है, लेकिन पोर्टल्स में से और नाइट्स आते रहते हैं। ये देखकर सुंगजिन मन में सोचता है कि शायद ये क्वेस्ट इस बात पर है कि तुम कितनी देर तक इस कमरे में रह सकते हो। जिसके बाद सुंगजिन स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है। स्टेल्थ एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए 200 माना पॉइंट्स लगते हैं और हर सेकंड यूज करने के लिए 1 माना पॉइंट, यानी कि अब उसके पास सिर्फ 190 माना पॉइंट्स बचे हैं, जो उसे एटलीस्ट 2 मिनट तक गायब कर रखेंगे। लेकिन तभी एक विजर्ड अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सुंगजिन की स्टेल्थ एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि अब उसके पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सुंगजिन अब बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करने की सोचता है। लेकिन तभी एक नाइट उस पर हमला करता है, जिससे टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। अब सुंगजिन इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा? एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुंगजिन अब भी उन नाइट से लड़ रहा है। वो ना ही स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही मर्डरस इंटेंट का। ऊपर से अब उसके पास ज्यादा स्टैमिना भी नहीं बचा। लेकिन सुंगजिन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, क्योंकि कमजोर होने की फीलिंग सिर्फ उसे ही पता है। सख्त आर्मर को हाथों से मारने की वजह से अब उसके नकल्स फट चुके थे और वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। और ये पूरे मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर है। सुंगजिन बेटा, अब बस करो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं, हार मानने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। क्यों फालतू में अपने आप को खतरे में डाल रहे हो? तुम एक ई रैंक हंटर थे, लेकिन देखो अब तुम कितनी दूर आ चुके हो। इतना काफी होना चाहिए, है ना सुंगजिन? कहना पड़ेगा, मैं तो अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहा। लंबी हाइट और इतनी तगड़ी बॉडी, दिखने में तो तुम बहुत ताकतवर लग रहे हो, लेकिन अंदर से तो मैं अब भी कमजोर हूँ। और लगता है मैं वापस मरने वाला हूँ। सुंगजिन वू, एक ई रैंक हंटर, यही तुम्हारी सच्चाई है। एक ऐसा इंसान जो अपनी औकात भूल गया। और तभी एक नाइट उसके मुंह को पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। यही होता है जब तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम रेडी हो। तुम अपनी मौत का खुद एक कारण बनोगे। सुंगजिन को भी अब अपनी मौत का एहसास होने लगा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके साथ डबल डंजन में हुआ था। लेकिन तभी सुंगजिन को डेली क्वेस्ट कंप्लीट ना करने का नोटिफिकेशन आता है, यानी कि अब वो सेंटीपीड से लड़ने के लिए पेनाल्टी जोन में जाएगा। लगता है आज किस्मत उसके साथ है। किसने सोचा था कि डेली क्वेस्ट को कंप्लीट ना करने पर उसकी जान बच जाएगी। सुंगजिन स्टोर में जाकर अपनी थकान को मिटाने के लिए कुछ पोशंस पी लेता है, लेकिन जब वो चोट को ठीक करने के लिए हीलिंग पोशन पीता है तो सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर का हिट पॉइंट बहुत कम है, इसलिए हीलिंग पोशन काम नहीं कर सकता। यानी कि सुंगजिन के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो नेचुरली हील होने का इंतजार करना या फिर लेवल बढ़ाकर अपनी हेल्थ को रिस्टोर करना। और तभी उसके सामने बहुत सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं, यानी कि अब समय है लेवल अप करने का। अगर सुंगजिन ये सरवाइव कर गया तो वो वापस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट में लौट सकता है। ताकतवर बनने के लिए वो कोई भी दर्द सहने को तैयार है। सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन पर, जो जिंचुल से जेजू आइलैंड की तीसरी रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चेयरमैन बताते हैं कि वो भी एस रैंक हंटर्स के साथ जेजू आइलैंड की दूसरी रेड में जाना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर पहले जितना फुर्तीला और ताकतवर नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी नहीं जा पाए। उस रेड में बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो बच गए वो आज भी उस डर को भुला नहीं पा रहे। लेकिन उन्हें किसी भी हालत में इस डर से उभरना होगा, वरना सबका अंत निश्चित है।
दूसरी तरफ एस रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड के सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अंदर घुसने ही वाले हैं। शाहीन के लिए ये उसके जेजू आइलैंड की पहली रेड है, लेकिन वो फिर भी अपना बेस्ट देगी क्योंकि उसे पता है कि गिल्ड मास्टर चोई और बाकी सभी एस रैंक हंटर्स के लिए ये रेड कितनी इंपॉर्टेंट है। और तभी अचानक से पायलट को पानी के ऊपर बहुत सारे माना सोर्सेस के सिग्नल्स मिलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सुंगजिन पर, जिसने फाइनली सारे सेंटीपीड्स को मारकर अपना लेवल बढ़ा लिया है, लेकिन अभी भी उसके पास 10 मिनट बचे हैं, इसलिए वो अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। सबसे पहले सुंगजिन शॉप में जाकर एक नाइट किलर स्वॉर्ड को खरीदता है, जिसकी मदद से वो आर्मर टाइप के मॉन्स्टर्स पर 25% ज्यादा डैमेज कर सकता है। और इसके बाद वो रूलर्स हैंड नाम के रून स्टोन को तोड़कर एक नई स्किल एक्वायर कर लेता है, जिससे वो किसी भी चीज को छुए बिना उसे कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इग्रिस ने अपनी तलवार के साथ किया था। सुंगजिन सेंटीपीड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी के लेवल के हिसाब से वो सेंटीपीड बहुत बड़ा है। टाइम ओवर होने के बाद सुंगजिन वापस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट में पहुंच जाता है। अपनी नाइट किलिंग स्वॉर्ड से सुंगजिन चुटकियों में उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि नाइट्स के नंबर कम हो ही नहीं रहे। और तभी उसे एक विजर्ड नजर आता है जो मैजिक का इस्तेमाल कर नए पोर्टल्स को खोल रहा है, जिसमें से नाइट्स आते जा रहे हैं। सुंगजिन कूदकर अपने कसाना ब्लेड से उस पर हमला करता है और विजर्ड के मरते ही वो नाइट्स अपने आप गिरकर टूट जाते हैं। यानी कि अगर सुंगजिन को ये क्वेस्ट कंप्लीट करना है तो सबसे पहले उन विजर्ड्स को हराना होगा। लेकिन बचे हुए 3 विजर्ड्स मिलकर एक बड़ा सा गोलेम बनाते हैं जो सुंगजिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सुंगजिन का काम और आसान हो गया। अब उसके सामने और भी कम दुश्मन बचे हैं। डैश एबिलिटी का इस्तेमाल कर सुंगजिन तीनों विजर्ड्स को एक साथ मार देता है, लेकिन वो गोलेम गायब नहीं होता, जिसके बाद सुंगजिन अपनी पूरी जान लगाकर उसे भी हरा देता है। 4 घंटे और 30 मिनट सरवाइव करने के बाद सुंगजिन का जॉब चेंजिंग क्वेस्ट फाइनली कंप्लीट होता है। सिस्टम सुंगजिन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जहां पर भी जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगी। चाहे प्लेयर कोई भी रास्ता चुने, उसके पीछे खून और लाश का भंडार होगा। इसके अलावा प्लेयर को ताकत की भूख है। उसने बिना किसी और की मदद लिए अपना एक वजूद बनाया है। उसकी यही भूख अब वैली ऑफ डेथ के गोस्ट को बुलाती है। शैडो आर्मी के बुलाए हुए गोस्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेयर की बात मानेंगे। आपकी जॉब है नेक्रोमांसर। ये देखकर सुंगजिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नेक्रोमांसर्स एक मैजिक टाइप के हंटर्स होते हैं जो मुर्दा लाश को समॉन कर उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। और सुंगजिन तो एक असैसिन टाइप का हंटर है जो क्लोज रेंज कॉम्बैट में अच्छा है। उसने इंटेलेक्ट या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो मैजिकल पावर्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर उसने नेक्रोमांसर चुना तो उसके सभी स्टैट्स रीसेट हो जाएंगे, इसलिए वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि नेक्रोमांसर्स एक हिडन क्लास है। क्या आप अब भी इस ऑफर को मना करना चाहते हैं? ये देखकर सुंगजिन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे नेक्रोमांसर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए था, और तभी उसे इन विजर्ड्स का ख्याल आता है। विजर्ड्स भी अपने समॉनिंग मैजिक से नाइट्स को बुला रहे थे, जो कि एक नेक्रोमांसर की तरह ही है। ऊपर से सुंगजिन इन विजर्ड से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर उसके स्टैट्स की तरह इन क्लासेस का भी लेवल बढ़ता रहता है तो वो टाइम के साथ अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, जिससे उसकी शैडो आर्मी भी और ज्यादा ताकतवर बनती रहेगी। इसी के साथ सुंगजिन नेक्रोमांसर बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिस्टम एडवांसमेंट पॉइंट के हिसाब से उसे एक नया क्लास देती है। बोनस पॉइंट हासिल करने की वजह से सुंगजिन नेक्रोमांसर से अपग्रेड होकर एक शैडो मुनाच बन जाता है। सुंगजिन को नाइट्स के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है, मानो जैसे वो लोग दर्द में हो। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको एक नाम देना होगा, और सुंगजिन कहता है अराइज। देखते ही देखते सुंगजिन के सामने शैडो नाइट्स की एक फौज खड़ी हो जाती है। शैडो एक्सट्रैक्शन से सुंगजिन मरे हुए लोगों के माना को बुलाकर उसे अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर सकता है, और शैडो स्टोरेज से सुंगजिन उन शैडोज को जब चाहे तब बुला सकता है। लेकिन उसे एक चीज का ध्यान रखना होगा, टारगेट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकता है। इसके बाद सुंगजिन इग्रिस के पास जाता है और देखता है कि उसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए उसे अपने 30 शैडो नाइट्स में से 11 को छोड़ना होगा। ऐसा करने के बाद सुंगजिन इग्रिस को कहता है कि ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, अराइज। लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब सुंगजिन के पास सिर्फ 2 चांसेस और है। ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, अराइज। लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फिर से फेल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक और मौका है। क्या तुम अपने राजा के लौटने का इंतजार कर रहे हो? वो राजा जो पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। ब्लड रेड कमांडर इग्रिस,
तुम एक वॉरियर हो, दुश्मनों को मारना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। क्या तुम हमेशा के लिए इस जगह में सड़ना चाहते हो? खाली सिंहासन की रक्षा करने के बजाय तुम्हारे सामने खड़े इस इंसान की रक्षा करो। ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। अराइज। इस बार फाइनली शैडो एक्सट्रैक्शन पूरा हो जाता है और सुंगजिन ऑब्वियसली उसे नाम देता है इग्रिस, लेवल 7 शैडो नाइट। बाकी नाइट्स के साथ मिलकर इग्रिस अपने नए राजा के सामने झुकता है और इसी के साथ सीजन 1 इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस इस सीरीज में तुम्हें मजा आया होगा, एंड अगर मजा आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।